हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट की है आज से, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसपी, इवन देन हर एक एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आता है। क्योंकि इस सीरीज में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सीरीज को। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज प्रोबेबली रिटन इन कोलैबोरेशन विद थॉमस मिडलेटन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन में दिया है टीटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ इडर्स, टिमोन ऑफ एथेंस और द टेमिंग ऑफ श्रीव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका टिमोन ऑफ एथेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इसमें मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो टिमोन ऑफ एथेंस, जिसका दूसरा नाम है द लाइफ ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, प्रोबेबली आल्सो थॉमस मिडलेटन। और इसको लिखा गया था लगभग 1606 में। नोट करते जाना इसको, 1606 में इसको लिखा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, यानी कि 1623 के फर्स्ट फोलियो में इसको शामिल किया गया था, मतलब कि इसको पब्लिश्ड कराया गया था। अगर इसकी हम जॉनर की बात करें, देन इट इज सपोज टू बी ट्रेजिडी। याद रखिएगा इसको, ये ट्रेजिडी के जॉनर में आता है, ठीक है ना। और कुछ स्कॉलर्स जो हैं इसको प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में भी रखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। इसको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है द मूर ऑफ वेनिस इज द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि द मूर ऑफ वेनिस ये किसका सबटाइटल है। तो मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टीटस एंड्रोनिकस और ओथिलो। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ओथिलो। ओथिलो को ही द मूर ऑफ वेनिस के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इन दिस प्ले ही इज द जनरल ऑफ वेनेसियन आर्मी एंड द प्ले बिगिंस आल्सो इन वेनिस, दैट इज इन इटली। सो ही इज कॉल्ड द मूर ऑफ वेनिस एंड इट इज इन द जॉनर ऑफ ट्रेजिडी। नोट कर लीजिएगा, अगर हम बात करें इसके जॉनर की, देन इट इज इन द ट्रेजिडी। ओके गाइस, चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना तो भूलना मत। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, हु गिव्स हैमलेट एज अ मिलिट्री फ्यूनरल इन हैमलेट प्ले। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब हैमलेट की मृत्यु हो जाती है, इवन देन हैमलेट की फैमिली में सबकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो फोर्टिनब्रास, ठीक है ना, जो फोर्टिनब्रास बच जाता है, ही विल बी सपोज टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द डेनमार्क, क्योंकि वहां पर कोई बचता ही नहीं है रूल ओवर करने के लिए। तो फोर्टिनब्रास हैमलेट के किए हुए कर्मों के कारण, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज थी उसको काफी नोबेल लेता है और उसे बहुत अच्छा कैंडिडेट समझता है और सोचता है कि अगर इसको मौका मिलता देन इट विल बी अ गुड किंग, ये काफी अच्छा राजा साबित हो सकता था। तो वो अपने कमांडर्स को ऑर्डर देता है कि हैमलेट की बॉडी को आदर के साथ में स्टेज पर लाया जाए और तोप यानी चलाने के साथ में सम्मान पूर्वक इसको मिलिट्री फ्यूनरल इसका किया जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। फोर्टिनब्रास कमांड टू गिव द मिलिट्री फ्यूनरल टू हैमलेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, क्लॉडियस वाज द डॉट 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 हैमलेट्स फादर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लॉडियस हैमलेट के पिता का कौन था। तो यू नो दैट कि क्लॉडियस हैमलेट का कौन था, अंकल था, क्लियर है ना। तो अंकल कौन होता है, पिता का भाई होता है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट के पिता का यानी कि लेट हैमलेट का भाई था क्लॉडियस। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा जा रहा है द बैटल ऑफ फिलिपी एक्चुअली टुक प्लेस इन द ईयर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। और अगर इस क्वेश्चन के हम वन वर्ड में आंसर देने की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 42 BC में। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। द बैटल ऑफ फिलिपी, आखिर लड़ा किस किसके बीच में गया था, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की।
जूलियस सीजर हु वाज द डिक्टेटर ऑफ रोम। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य का जो डिक्टेटर था जूलियस सीजर, जब उसका असैसिनेशन यानी कि हत्या कर दी जाती है, हत्या किस किस के द्वारा की जाती? ब्रूटस एंड केसियस के द्वारा। याद रखेंगे इस चीज को। तो ब्रूटस एंड केसियस का एक दल होता है सेना का, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को याद बना रहे। ब्रूटस और केसियस एक सेना इसकी होती है, और दूसरी तरफ एक एलियंस गठित होती है। उस एलियंस में कौन, यानी एलियंस का मतलब गठबंधन की सरकार, यानी कि गठबंधन का जो दल होता है उसे हम एलियंस बोलते हैं। तो उसमें जो सेना होती है वो किस किस की होती है? वो होती है जूलियस सीजर का एक एडॉप्टेड सन था जिसका नाम था ऑक्टेवियन, और दूसरी तरफ जो जूलियस सीजर के सपोर्टर थे उनमें इंपोर्टेंट नाम बता दूंगा मैं आपको, मार्क एंटोनी और मार्क्यूस एमिलस। ये दो आदमी थे। इन लोगों की जो मिली जुली सेना थी, उन सेना में और ब्रूटस और कैसियस की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम इस युद्ध के लड़ने की जगह की बात करें तो ये युद्ध लड़ा गया था आपका फिलिपी में, मैसेडोनिया में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है हु किल्ड देमसेल्फ एट द बैटल ऑफ फिलिपी। फिलिपी के बैटल में किसने अपने आप को मार लिया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन द लास्ट बैटल ऑफ फिलिपी ब्रूटस एंड कैसियस किल्ड हिमसेल्फ। ये अपने आप को खत्म कर लेते हैं आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ एंटोनी। ठीक है ना, मार्क एंटोनी की आर्मी से डिफीटेड होने के बाद में ये लोग अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अपनी हत्या कर लेते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है। द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर वाज हैंग्ड आउट। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हमारे सामने 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया रोमियो एंड जूलियट इज अ। बात हो रही है जॉनर की कि रोमियो एंड जूलियट को किस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो रोमियो एंड जूलियट इज ट्रेजेडी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ये रोमांस है या ट्रेजेडी है, तो इसको याद रखिएगा। दिस इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 तो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है 12th नाइट बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर। कहने का मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर की ये जो कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर के राइटिंग पीरियड के किस पीरियड से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडिशनल जानकारी की। 12th नाइट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है आपका व्हाट यू विल। इसको नोट कर लीजिएगा, मे बी कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए, व्हाट यू विल। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। व्हाट यू विल के नाम से हमारा द 12th नाइट नाम का जो ड्रामा है वो भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके जॉनर की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और हम इसके लिखने की बात करें देन इट वाज सपोज टू बी रिटन अबाउट 1600, 1600 ईस्वी में या 1601 ईस्वी में इसको लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पीरियड की। तो विलियम शेक्सपियर का जो पीरियड है वो 4 पीरियड है, जिसमें पहला पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1558। ठीक है ना, 1558 से लेकर 1594 तक फर्स्ट पीरियड की बात करें तो। ठीक है, सीधा फर्स्ट पीरियड। दूसरे पीरियड की अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है 1594 से लेकर और आपका 1600 तक। याद रखना इसमें एक ईयर का डिफरेंस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे पीरियड की हम बात करें तो 1600 से यानी कि 1600 से लेकर 1608 तक ये आपका थर्ड पीरियड माना जाता है। हम बात करेंगे फोर्थ पीरियड की। तो फोर्थ पीरियड है आपका 1608 से लेकर और 1612 तक, ये आपका फोर्थ पीरियड माना जाता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब आप समझिए 1600 ईस्वी में इसको लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लेटर कॉमेडी के यानी कि ये लेटर कॉमेडी मानी जाती है, यानी बाद में लिखी हुई कॉमेडी मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपका सेकेंड पीरियड में आता है, यानी कि 1594 टू 1600 वाले पीरियड में ये माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10th
और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है द पीरियड ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडीज, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो ट्रेजिडी हैं वो मोस्टली किस पीरियड में लिखी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये वही पीरियड है जिस पीरियड में विलियम शेक्सपियर का बेटा यानी कि बेटे की मौत हो गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1601 to 1608। 1601 to 1608 कहने का मतलब ये है कि थर्ड पीरियड में उसकी बेटे की डेथ हुई थी और इसी पीरियड में ग्रेट ट्रेजिडीज लिखी गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 11th, और क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा जा रहा है कॉर्डेलिया इज अ करेक्टर इन। तो अभी हमने बात कर ली है किंग लियर की। कॉर्डेलिया इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर हु वाज हैंग्ड, जिसको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है ना, आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 12th, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है द बैटल ऑफ एक्टियम टुक प्लेस इन। द बैटल ऑफ एक्टियम टुक प्लेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्टियम बैटल आपका किस प्ले में देखा जाता है, किस प्ले में ये लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया मीजर फॉर मीजर, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ए बी सी इनमें से कोई भी नहीं है। आपका जो लास्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे देते हैं हम। ये एक नेवल का मतलब समुद्र में लड़ा जाने वाला बैटल था, याद रखेंगे, एक नेवल बैटल था ये। ठीक है, याद रखिएगा, जिन लोगों ने प्ले पढ़ लिया उन्हें तो पता ही है, नेवल बैटल था। और अगर समुद्र की बात करें तो वो समुद्र कौन सा था, समुद्र था नोबियल सी। ये नोबियल सी पे लड़ा जाने वाला एक बैटल था। और इस बैटल में एक तरफ तो ऑक्टेवियन फ्लीट थे, यानी ऑक्टेवियन जहाज के बेड़े थे, और दूसरी तरफ जो थी वो सेना किसकी थी, मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा की संलिप्त सेना थी, यानी उनके जहाजी बेड़े थे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा जा रहा है शैलीज एरियल टू मिरिंडा वाज इंस्पायर्ड बाय, यानी कि पीवी शैली का एक वर्क है, उस वर्क में एक रेफरेंस आया है मिरिंडा। तो वो मिरिंडा किससे इंस्पायर है, शेक्सपियर के किस प्ले से इंस्पायर है, कहने का मतलब ये है द विंटर्स टेल, द टेमिंग ऑफ श्रीव, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और द टेम्पेस्ट। तो यू नो वेरी वेल कि मिरिंडा नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में देखने मिलता है। तो मिरिंडा नाम का जो कैरेक्टर है वो आपका टेम्पेस्ट में है। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हम बात करेंगे एरियल टू मिरिंडा की। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इनकी एक पोएम है पीवी शैली की, और उस पोएम का नाम है टू अ लेडी विद अ गिटार। नोट करना इस चीज को, ठीक है ना, टू अ लेडी विद अ गिटार। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पीवी शैली के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जिसमें पीवी शैली एक महिला है, उस महिला को गिटार ऑफर करते हैं और उस महिला का नाम क्या है, जेन। ठीक है ना, और जेन को ही ये क्या कॉल करते हैं, मिरिंडा बुलाते हैं ये। ठीक है ना, और अपने आप को बुलाते हैं स्लेव ऑफ जेन, खुद को क्या बुलाते हैं, स्लेव ऑफ जेन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मिरिंडा है वो किससे इंस्पायर है, विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से इंस्पायर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है हु सेड दैट द टेम्पेस्ट प्लान इज रेगुलर, किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर जॉनसन, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है और 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड पेरिकल्स प्रोबेबली केम आउट, यानी पेरिकल नाम का जो प्ले है वो कब लिखा गया था, यानी कब कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1609 में। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर लें, पेरिकल क्या है, पेरिकल एक कॉमेडी है। ठीक है, नोट कर लेना, ये क्या है, एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया है प्रिंस ऑफ टायर इज द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स विच प्ले। तो पेरिकल्स, ऑथिलो, मैकबेथ और कोरियोलेनस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
पेरिकल्स। पेरिकल्स का जो सब टाइटल है वो है आपका प्रिंस ऑफ टायरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा जा रहा है ग्रामर गर्टन्स नीडल इज रिटन बाय। ये एक प्ले है और इस प्ले को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की ऑथरशिप की बात करें तो डिफरेंट 3 लोगों के बारे में नाम आता है। काफी लोगों के बारे में नाम आता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट 3 लोगों के बारे में आता है। तो पहली बात कर लेते हैं, पहली ऑथरशिप किसके पास है। तो 1553 में इसको लिखा गया था। और इसके जो ऑथरशिप के बारे में अगर बात करते हैं तो 1553 में मिस्टर एस और मिस्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, मिस्टर एस मिस्टर ऑफ आर्ट, इसको आइडेंटिफाई किया गया है विलियम स्टीवेंसन के नाम से। नोट कर लेना इसको, विलियम स्टीवेंसन के नाम से। ठीक है ना। अब दूसरी ऑथरशिप के बारे में बात करें तो दूसरी ऑथरशिप जाती है आपकी 1562 में, 1562 में। ये ऑथरशिप जाती है आपकी जॉन स्टिल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉन स्टिल के द्वारा 1562 में इसको लिखा गया था। और ये क्या है, ये एक डोमेस्टिक कॉमेडी है। इनके द्वारा जो लिखा गया है ये एक डोमेस्टिक कॉमेडी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और नेम आ जाता है, वो नेम आ जाता है जॉन ब्रिज का। वैसे तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जॉन ब्रिज। अगर ये क्वेश्चन के आंसर नहीं है जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। इन तीनों नेम्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा जा रहा है द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वाज डोमिनेटेड बाय। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर काफी इजी है और ये वन वर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 19 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है फेरेक्स एंड पोरेक्स इज आल्सो नोन एज। फेरेक्स एंड पोरेक्स को हम किस और नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए। तो गाइज एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हैं तो डोंट वरी, ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है और इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आज क्वेश्चन आंसर बहुत इजी आ गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेबल होंगे, आने लायक होंगे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है फेरोक्स एंड पैरोक्स इज आल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका गोरबुडक। दिस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड सैकविली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन लिली, थॉमस लोज, ये तीनों ही आपके कौन है, यूनिवर्सिटी विट्स हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर एक यूनिवर्सिटी विट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और दें तो गोरबुडक आपका क्या है, गोरबुडक आपका एक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। लेकिन अगर हम बात कर लें फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी की तो ऑप्शन नंबर ए पर आपका दिया गया है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राफ रोस्टर डोस्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है शेक्सपियर्स हीरोज आर। विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में जो मोस्टली हीरो और हीरोइन होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉमन मैन, कॉमन किंग्स, एनिमल्स और रॉयल किंग्स। यहाँ पे हीरोज की बात आ रही है तो हीरोज जो होते हैं वो रॉयल किंग्स होते हैं, जैसे कि हैमलेट। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आपकी स्क्रीन पे जिसमें पूछा जा रहा है प्रिंस आर्थर इज द हीरो ऑफ। तो आप लोगों ने एक वर्क का नाम सुना होगा फेयरी क्वीन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक एलोगरी है। ठीक है, नोट कर लेना, ये एक एलोगरी है। क्वेश्चन नंबर 22, तो प्रिंस आर्थर नाम का जो हीरो है वो फेयरी क्वीन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। फेयरी क्वीन एक इंग्लिश इपिक पोएम है, एक एलोगरी के नाम से जानी जाती है, जिसको लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। अगर हम इसकी एडिशनल जानकारी की बात करें तो फेयरी क्वीन की बुक फर्स्ट
बुक सेकेंड और बुक थर्ड, ठीक है, इनको पब्लिश्ड किया गया था अलग ईयर में, और इसके बाद में फर्स्ट से लेकर बुक 6 तक, ठीक है, फर्स्ट से लेकर बुक 6 तक पब्लिश्ड की गई थी अलग डेट में, यानी कि इसको 2 बार पब्लिश्ड किया गया था। तो पहली पब्लिकेशन की जो डेट है वो है इसकी 1590, और दूसरी पब्लिकेशन की जो डेट है वो है आपकी बोल सकते हैं 1596, 1596, ठीक है, नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 23rd, और 23rd में पूछा जा रहा है हु कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को काफी बार करा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका एडमंड स्पेंसर। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्रिस्टोफर मार्लो। याद रखिएगा, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा मार्लो को कहा जाता है, ठीक है, और द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज ऑफ बोल्ड एडवेंचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका एलिजाबेथन एज रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा 25, जिसमें पूछा गया है कि लेडी ऊना फेरी क्वीन में किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है लेडी ऊना। 26 की बात करेंगे, फेरी क्वीन इज अ, तो जैसा कि अभी अभी बता दिया है, फेरी क्वीन आपका एक एलोगेरिक वर्क है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है, जिसमें जो सिंबॉलिक कैरेक्टर होते हैं काफी इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 27, जिसमें पूछा जा रहा है हु रोट इन प्रेज ऑफ स्पेंसर नो मैन वाज एवर बोर्न विद अ ग्रेटर जीनियस और मोर नॉलेज टू सपोर्ट इट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन पे दिया है ड्राइडेन, थॉमसन, कॉलिंस और कीट्स। क्वेश्चन नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर ड्राइडन आपका हो जाएगा करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 दिया गया है द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो वैसे तो टेम्पेस्ट क्या है, एक कॉमेडी है, लेकिन अगर हम बात कर लें मास्क की तो इसमें क्लासिकल मास्क भी शामिल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 29 की बात करेंगे हम। 29 पे दिया गया प्रॉस्पेरो इज अ कैरेक्टर इन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको टेम्पेस्ट नाम की कॉमेडी में देखने के लिए मिल जाएगा। 30 पे बात कर लेते हैं। शेक्सपियर्स वर्किंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, मैंने अभी अभी बता दिया है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं। देखिए, यानी कि जब से उनका वर्क लिखना शुरू किया गया था वहां से लेकर 1593 तक, ठीक है, फर्स्ट पीरियड। कभी कभी इसको 1594 तक सपोज किया जाता है। इसके बाद में 1594 से लेकर 1600 तक ये इनका दूसरा पीरियड। तीसरा पीरियड 1601 से लेकर 1600 से लेकर और 1607 तक ये आपका थर्ड पीरियड है। इसके बाद में 1608 से लेकर 1612 तक, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक साल इधर या उधर हो जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा तो एग्जैक्ट डेट इस तरीके से, यानी कि गैप दे के दिया जाएगा। चाहे वो 7 हो जाएगा तो 16 रह जाएगा इधर, या 12 हो जाएगा तो कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 93 हो जाता है, कभी 94 हो जाता है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है टिमोन ऑफ एथेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। टिमोन ऑफ एथेंस, सॉरी, टाइमिंग ऑफ श्रू, टेमिंग ऑफ श्रू वाज रिटन इन द पीरियड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1594 से लेकर और 1600 तक इसको लिखा गया था, यानी इस पीरियड में 1594 और 1600 पीरियड में इसको लिखा गया था। कहने का मतलब इसको सेकेंड पीरियड में लिखा गया था। अब हम टेमिंग ऑफ श्रू के लिखने की अगर बात कर लें तो इसको लिखा गया था 1590 में, ठीक है, 1590 से लेकर 92 के बीच में इसको लिखा हुआ माना जाता है। कहने का मतलब ये पड़ता है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड ड्यूरेशन, सेकेंड पीरियड में। 32 की बात करेंगे। 32 पे दिया गया है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वाज रिटन बाई। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शेक्सपियर ने इसको लिखा है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है,
ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा है 1602 में इसको लिखा गया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हुज घोस्ट हॉन्ट मैकबेथ इन द प्ले। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मैकबेथ प्ले में एक पार्टी रखी जाती है, कि भोज का यानी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, बैंकेट, बैंकेट का मतलब भोज होता है, तो वहां पर केवल मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई देता है, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। ठीक है ना, धन्यवाद।